नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने रवि कुलेजा सर के प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ पुस्तक का छठा चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर महाजनपद काल और इसके अलावा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम 7वां नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को। आज के इस चैप्टर में लगभग 250 क्वेश्चन है, तो इसमें आधे क्वेश्चन यानी कि 125-26 क्वेश्चन आज करेंगे और बाकी बचे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में यानी कि कल की क्लास में करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंशीय शासक थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंशीय शासक कौन से कुल से थे, कौन से वर्ण से थे? तो ये थे क्षत्रिय। बे नंबर। पुराणों के अनुसार मौर्य वंशीय शासक शूद्र थे। मुद्रा राक्षस जो गुप्त काल में लिखी गई थी पुस्तक थी, लेकिन इसकी विषय वस्तु जो मौर्य काल से संबंधित है। मुद्रा राक्षस के अनुसार निम्न कुल के वृषल थे। मुद्रा राक्षस के टीकाकार घुंडीराज व विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को मूरा नामक महिला की संतान बताया। घुंडीराज के अनुसार मूरा शूद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मयूर पिकॉक को मौर्यों का राज चिन्ह किसने बताया? तो सबसे पहले मौर्यों का राज चिन्ह किसने बताया था? तो यह बताया था ग्रेनवेडेल ने। जर्मन पुरातत्वविद अल्बर्ट ग्रूनवेडेल ने सबसे पहले मयूर को मौर्यों का राज चिन्ह बताया। फिर जॉन मार्शल ने भी अशोक के लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ व सांची के स्तूप पर मयूर चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अलावा और किस मौर्य वंशीय शासक ने देवनाम प्रिय के टाइटल का इस्तेमाल किया था? तो देवनाम प्रिय उपाधि अशोक के अलावा और कौन से मौर्य शासक ने धारण की थी? तो यह की थी दशरथ ने। 12वें और 13वें शिलालेख के में उल्लिखित देवनाम प्रियदर्शी संभवतः अशोक की वंशागत उपाधि थी और अन्य राजाओं द्वारा भी इस्तेमाल की गई थी। जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को प्रियदर्शन कहा गया, लेकिन स्पष्ट रूप से दशरथ की उपाधि देवनाम प्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने किस शासक से सूखे अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की? बिंदुसार ने कौन से शासक से सूखे अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी? तो यह की थी एंटियोकस से। सीरिया के यूनानी शासक एंटियोकस को पत्र लिखकर मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिक भेजने की मांग को ठुकरा दिया और बाकी दोनों चीजें भिजवा दी थी। एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पत्थर तराशने की कला पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। उस युग द्वारा ऐसी कृतियां बनाई गई जो 20वीं सदी की शक्ति से भी बाहर है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मौर्य काल में पत्थर तराशने की कला पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी? उस युग में ऐसी कृतियां बनाई गई जो 20वीं सदी की शक्ति से भी बाहर है। तो यह बात कही थी V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने किन किन वर्ण समूहों को सेना में शामिल होने की अनुमति दी थी? तो कौन कौन से वर्णों को सेना में शामिल होने की जो अनुमति दी थी? तो चारों ही वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दैट नंबर ऑप्शन। कौटिल्य ने चारों वर्णों व आठविक जनजातियों को भी सेना में शामिल होने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अशोक के अभिलेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? टिम्फेल्टर ने। इटली के एक भूगोलवेत्ता व जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिम्फेल्टर ने 1750 में सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा। इनकी मृत्यु 1785 लखनऊ के अंदर हुई थी।
जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो इसकी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 के अंदर, वो भी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति पर भेजे गए धर्म प्रचारकों का सही सुमेरन कीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति के पश्चात दो धर्म प्रचारक भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वो कौन कौन से प्रचारक किस किस क्षेत्र में गए थे? तो सबसे पहले महाधर्म रक्षित को जो ये यहाँ भेजा था महाराष्ट्र के अंदर। दूसरे नंबर पर महारक्षित को भेजा था यमन देश या योनम देश। तीसरे नंबर पर मध्यम मध्यम को भेजा था हिमालय देश में। और मंजतिक या मंद्याती को भेजा था कश्मीर और गांधार प्रदेश में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इनके अलावा शौनक व उत्तर को स्वर्ण भूमि भेजा गया। महेंद्र और सुमन यानी कि संघमित्रा का पुत्र था को ताम्रपर्णी भेजा गया। संघमित्रा बाद में श्रीलंका गई थी। अशोक स्वयं उसे छोड़ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह आया था। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तिस ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। तिस ने अपने भतीजे अरिट के नेतृत्व में एक दूत मंडल अशोक के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृहत शिलालेख में अशोक कहते हैं कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष पूरे होने पर बोधि वृक्ष की यात्रा की? कौन से वृहत शिलालेख में अशोक कहते हैं कि राज्याभिषेक के 10 वर्ष पूरे होने पर बोधि वृक्ष की यात्रा की? तो 8वें वृहत शिलालेख में। 8वें वृहत शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया से धम्म यात्राओं की शुरुआत का उल्लेख है। अशोक ने कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में अहितक कौन थे? मौर्य साम्राज्य में अहितक कौन थे? अस्थायी दास। सही नंबर ऑप्शन। हालांकि वैदिक काल से ही भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन कृषि कार्यों में दासों का इस्तेमाल बुद्ध काल महाजनपद काल में शुरू हुआ। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ लेख पर औरंगजेब का भी लेख मिलता है? अशोक के कौन से स्तंभ लेख पर औरंगजेब का भी लेख मिलता है? तो यह मिलता है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर। चंपारण बिहार स्थित लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ औरंगजेब का लेख है। इसके अलावा इलाहाबाद कोसम स्तंभ पर जहांगीर का एक लेख है, जिसमें मुगल शासकों की वंशावली दी गई है। इलाहाबाद कोसम पर भी बीरबल का माघ मेला अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति, रानी का अभिलेख, अशोक के 6 वृहद शिलालेखों एक संघ में मतभेद रोकने संबंधी लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। इलाहाबाद कोसम स्तंभ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है? सबसे पहले किसने जो सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? विलियम जोन्स ने। द नंबर ऑप्शन। 1793 में विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। यूनानी इतिहासकारों एरियन स्टेबो और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कि नंद वंश के शासन के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर की मुलाकात का विवरण प्लूटार्क व जस्टिन द्वारा किया गया था। नंद वंश के शासन के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर की मुलाकात का जो विवरण है यह प्लूटार्क व जस्टिन के द्वारा दिया गया, यह सही है। दूसरा कि नंदों के खिलाफ सहायता प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मुलाकात की थी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के साथ हुई संधि के दौरान नहीं मिला? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो चंद्रगुप्त को सेल्यूकस के साथ हुई संधि के दौरान नहीं मिला था? तो हेरात, कंधार और काबुल मिला था, पेशावर उसमें नहीं मिला था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। संधि में चंद्रगुप्त को अराकोसिया कांधार, पेरोपेमिस्टाई काबुल, एरिया हेरात, जेडोसिया मकरान तट मिले थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को
500 हाथी भेंट किए, वह उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म की एक पद्धति के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो जैन धर्म की पद्धति संलेखना के द्वारा। जैन धर्म में प्रचलित संथारा या संलेखना पद्धति के अनुसार श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में प्राण त्यागे थे। इसमें प्राण भूखे रहकर प्राण त्यागे जाते हैं। जैन ग्रंथ राजबलि कथा के अनुसार चंद्रगुप्त ने कुल 26 वर्षों तक शासन किया। परिशिष्ट पर्वन में भद्रबाहु द्वारा मगध में 12 वर्ष अकाल पड़ने और चंद्रगुप्त द्वारा जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकारने की जानकारी है। राजाबली कथा, परिशिष्ट पर्वन, हरिसेन के वृहद कथा कोश आदि से चंद्रगुप्त द्वारा अपने बेटे सिंहसेन बिंदुसार के पक्ष में राजपाट छोड़ने की जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के कुछ अभिलेख में उसके एक उत्कीर्णकर्ता का नाम लिखा हुआ है, वह कौन है? अशोक के कुछ अभिलेखों में उसके कुछ उत्कीर्णकर्ताओं का नाम लिखा है, वह कौन है? तो वह कप्पड़। कप्पड़ या चप्पड़ के हस्ताक्षर ब्रह्मगिरी, जलिंग, रामेश्वर व सिद्धपुर में मिले हैं। इसके अंत में चपड़ेन लिखते लिपिकरण लिखा हुआ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मौर्य काल में समापा के नाम से जाना जाता है? तो कौन से क्षेत्र को जो मौर्य काल में समापा के नाम से जाना जाता है? जोगड़। द नंबर ऑप्शन। जोगड़ को समापा और धौली को तोसली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही स्थान कलिंग उड़ीसा में स्थित थे, जहां से अशोक के 1 से 14 शिलालेखों में 11, 12 और 13 के स्थान पर 2 पृथक शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है कि मौर्य काल में साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया। तो मौर्य काल में साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और चंद्रगुप्त के समय जो ये प्रांत या जो चक्र थे, जिनकी संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय यह इसमें एक कलिंग और जोड़ दिया था, इसलिए यह 5 हो गए थे। तो पहला सही है कि मौर्य काल में साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। प्रांतों के मुखिया के रूप में राजकुमारों या आर्य पुत्रों को नियुक्त किया जाता था। तो यह बात भी सही है, दोनों कथन सत्य है। प्रांतों के मुखिया के रूप में सामान्यतः राजकुमारों को गवर्नर नियुक्त किया जाता था, लेकिन कुछ प्रांतों के गवर्नर के रूप में आर्य पुत्रों का भी उल्लेख मिला है, जैसे सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जैठक क्या था? तो जैठक था हस्तशिल्प श्रेणी का मुखिया। हस्तशिल्प श्रेणी के मुखिया को जैठक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पुरोहित। द नंबर ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग स्वामी, राजा सिर, अमात्य आंख, जनपद पैर, दुर्ग भुजा, कोष मुख, दंड या सेना मस्तिष्क और मित्र जिसे कान माना गया है। तो यह सप्तांग सिद्धांत थे, सप्तांग जो राज्य के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयमनी, पल, कर्ष या सुवर्ण मासक का संबंध किससे है? तो इनका सबका संबंध है बाट माप से। 1 आयमानी बराबर 100 पल, 1 पल बराबर 4 कर्ष और 1 कर्ष बराबर 16 सुवर्ण मासक। अशोक के कौन से वृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध व उसके बाद हुए पश्चाताप का विवरण मिलता है? अशोक के कौन से वृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध व उसके बाद हुए पश्चाताप का विवरण मिलता है? तो यह मिलता है 13वें शिलालेख के अंदर। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष पूर्ण होने 9वें वर्ष में हुए कलिंग युद्ध का विवरण अशोक ने 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है, जिसमें कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों के मारे जाने व 1.5 लाख लोगों के बंदी बनाए जाने व उसके बाद अशोक को हुए पश्चाताप का उल्लेख है। यहाँ से ध्यान रखने योग्य है कि अभिलेख कलिंग युद्ध से संबंधित है, लेकिन कलिंग के दोनों ही स्थानों से मिले वृहद शिलालेखों पर
इसे नहीं लिखा गया। धौली व जोगड़ दोनों ही स्थानों पर 11, 12 और 13वें लेख के स्थान पर दो पृथक लेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के 13वें वृहत शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के 13वें शिलालेख से संबंधित चार कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला है कि इसमें अशोक के राज्याभिषेक पूर्ण होने के 8 वर्ष बाद हुए कलिंग युद्ध का विवरण है। तो अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में राज्याभिषेक पूर्ण होने के बाद 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। दूसरा कि इसमें साम्राज्य के जंगलों में रहने वाली आटविक जनजातियों को माफ करने, पश्चाताप का मौका दिए जाने को कहा गया है। तो यह भी सत्य है। इसमें धम्म विजय को सबसे बड़ी विजय माना गया है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि साम्राज्य के अंतर्गत राज्यों व सीमांत राज्यों पर भी धम्म की विजय का उल्लेख मिलता है। तो चारों ही कथन है जो 13वें वृहत शिलालेख के बिल्कुल सत्य कथन है। द नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के सभी 14 वृहत शिलालेख नहीं मिलते। तो कौन से स्थान से हैं जो सभी 14 वृहत शिलालेख नहीं मिले हैं। तो शाहबाजगढ़ी, एरीगुडी और कालसी से मिले, कंधार से नहीं मिले हैं। अशोक के वृहद शिलालेख कुल 10 स्थानों से प्राप्त हुए। इनमें शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, एरागुडी, इन 5 स्थानों से सभी 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अनेक पुरानी प्रामाणिक पुस्तकों में अशोक के वृहद शिलालेख 8 स्थानों पर पाए जाने का उल्लेख है, जबकि उपेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 8 स्थानों के अलावा कंधार, अफगानिस्तान से अभिलेख 12 व 13वें के कुछ भाग, सन्नती, गुलबर्ग, कर्नाटक से अभिलेख 12 व 13 के अलावा 1 व 2 के अंश भी मिलने की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्यों से अशोक के वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भारत के कुल कितने राज्यों से अशोक के वृहद शिलालेख मिले हैं। तो 6 राज्यों से। कालसी जो उत्तराखंड में, गिरनार जो गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुडी आंध्र प्रदेश में, सन्नती कर्नाटक में और धौली व जोगड़ जो उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहां से 2 स्थानों से अशोक के वृहद शिलालेख मिले, तो यह उड़ीसा। धौली और जोगड़ 2 स्थान है जो धौली का पुराना नाम तोसली और जोगड़ का पुराना नाम है जो समापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पूर्ण होने पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पूर्ण होने पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो 13 वर्ष पूर्ण होने पर। इसका उल्लेख अशोक के 5वें वृहद शिलालेख में किया है कि राज्याभिषेक के 13 वर्ष पूर्ण होने पर 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस वृहद शिलालेख में कहा है कि अच्छा काम करना कठिन है और जो अच्छा काम करता है वह एक कठिन कार्य है। अशोक ने कौन से वृहद शिलालेख में कहा कि अच्छा काम करना कठिन है और जो अच्छा काम करता है वह एक कठिन कार्य करता है। तो यह बात कही थी 5वें शिलालेख में। इसके आगे वो कहता है कि मैंने काफी अच्छे काम किए और मेरे बेटे और उनके बेटे और उनके आगे आने वाले इस दुनिया के अंत तक अच्छा काम करता रहेंगे और जो जरा भी मेरे सुधारों की अपेक्षा करेगा वह गलत करेगा। पाप करना आसान है। 5वां वृहद शिलालेख अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 13 वर्ष पूर्ण होने पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वह उन कैदियों को छोड़ने की बात करता है जो बीमार है, बूढ़े हैं या जिनके बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृहद शिलालेख में अशोक जानकारी देता है कि अभी महल की रसोई में मांस पकाने वाले जानवरों की संख्या कम कर दी गई है और अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण की को ही पकाया जाता है और भविष्य में यह भी बंद कर दिया जाएगा। तो यह जानकारी मिलती है प्रथम वृहद शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा वृहद शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। अशोक का कौन सा वृहद शिलालेख है जो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। तो 12वां वृहद शिलालेख। इसमें दूसरे धर्मों का सम्मान करने को कहा गया है। अशोक कहता है कि जो दूसरे धर्म का अपमान करता है वह खुद के धर्म की भी हानि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के वृहद शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के वृहद शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। तो सबसे पहले नंबर पर है अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, तो ये बात सही है। ये 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये बात भी सत्य है। धौली व जौगड़ से प्राप्त वृहद शिलालेखों में 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख नहीं मिलते हैं, तो ये बात भी सत्य है। सोपारा से केवल 8वां व 9वां शिलालेख ही प्राप्त हुआ है, तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। धौली व जौगड़ दोनों उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। धौली और जौगड़ जो दोनों जो उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से 11, 12 और 13वें स्थान के दो पृथक लेख प्राप्त हुए हैं। इन्हें ये जो पृथक लेख है इनको कलिंग प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। कुल 10 स्थानों से वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 ही स्थान ऐसे हैं जहां से सभी 14 वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कुछ पुरानी पुस्तकों में 8 स्थानों से प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ पर बनी हंस पंक्ति में निम्न में से किस पशु को नहीं उकेरा गया है? अशोक स्तंभ पर बनी हंस पंक्ति पंक्ति में निम्न में से किस पशु को नहीं उकेरा गया? तो इसमें सिंह, हाथी और अश्व है, लेकिन गेंडा नहीं है। गेंडे की जगह बेल है। सिंह, हाथी, अश्व और बेल है, गेंडा जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किसका अनुयायी था? तो अशोक से शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि सिंहली ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने भाई सुसीम के पुत्र न्योगर्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था, तो यह बात सही है। दूसरा कि कलिंग युद्ध के पश्चात उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो यह बात भी सही है। दोनों सही है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आजीविक आचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के बाद भविष्यवाणी की थी कि अशोक बिंदुसार के बाद सम्राट बनेगा? किस आजीविक आचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के बाद भविष्यवाणी की थी कि अशोक बिंदुसार के बाद सम्राट बनेगा? तो यह की थी पिंगल वत्स ने। आजीविक आचार्य पिंगल वत्स के बिंदुसार के साथ घनिष्ठ संबंध थे। उनके इस भविष्यवाणी का उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया? जैन ग्रंथों में सिंहसेन कौन से मौर्य सम्राट को कहा गया? तो यह कहा गया बिंदुसार को। बे नंबर ऑप्शन। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकोटस या अमित्रोचेटस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई है। स्थानीय प्रशासनिक इकाई है, क्या था स्थानीय? तो स्थानीय 800 गांव की 800 गांव के समूह को जो स्थानीय कहा गया। स्थानीय 800 गांव का समूह, द्रोणमुख जो 400 गांव का, खावर्टिक 200 गांव का समूह और संग्रहण है जो 10 गांव का समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृहद शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि मैंने प्रतिवेदकों को आदेश दिया है कि चाहे कहीं भी हो, चाहे मुझे चाहे मैं कहीं भी हो, मुझे प्रजा की भलाई के कामों की सूचना दी जाए? तो यह कौन से वृहद शिलालेख में कहा था? तो यह कहा था छठे शिलालेख में। बे नंबर ऑप्शन। अशोक इसमें कहते हैं कि चाहे मैं खाना खा रहा हो, चाहे मैं अंतपुर में हो, चाहे गौशाला में हो, बगीचा में हो, पालकी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृहद शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी संप्रदायों के लोग सभी जगह निवास करें क्योंकि सभी आत्म नियंत्रण और आत्म शुद्धि चाहते हैं? तो यह कौन से शिलालेख में बात कही गई है? तो यह कही गई है 7वें शिलालेख में कि सभी संप्रदायों के लोग सभी जगह निवास करें क्योंकि सभी आत्म नियंत्रण और आत्म शुद्धि चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का विभाजन 7 वर्गों में किस समाज के मॉडल के आधार पर किया गया था? तो मिस्र के समाज के मॉडल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तंभ लेख में अशोक राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद राजूकों को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार देने की बात करता है?
कौन से स्तंभ लेख में जो अशोक राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद राज्यों को न्यायिक और दंडात्मक अधिकार देने की बात करता है, तो यह करता है चतुर्थ वृहद स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं जिन्हें मौर्य काल में क्या कहा, किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले समाहर्ता। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। दूसरे नंबर पर है सन्निधाता। सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष होता था। तीसरे नंबर पर है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा है जो कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और चौथे नंबर पर है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो धर्म स्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा कंटक शोधन न्यायाधीश का न्यायाधीश और व्यवहारिक जो धर्म स्थलीय न्यायालय का न्यायाधीश। ए डी सी बी द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रांत। मौर्यकालीन प्रांत है उनकी राजधानी को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मौर्यकालीन प्रांत दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दे रखी है। तो सबसे पहले उत्तरापथ या अधिस। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरे नंबर पर है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो दक्षिणापथ की राजधानी थी। तो सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी 3 नंबर। तीसरे में अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। और चौथे नंबर पर है कलिंग। कलिंग की जो राजधानी थी वह थी तौसली। तौसली 2 नंबर ऑप्शन। जो कलिंग की राजधानी थी। तो ए सी डी बी ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि मौर्य काल के अध्ययन के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मौर्य काल के अध्ययन के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह बात सही है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य काल के किसी भी शासक का नाम नहीं दिया गया है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, केवल एक सही है। 1 नंबर ऑप्शन। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं, न ही इसमें चंद्रगुप्त के दरबार का विवरण है। यह शासन के सिद्धांतों व राजनीति के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष पूर्ण होने पर किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी। तो 20 वर्ष पूर्ण होने पर कौन से बौद्ध स्थल की यात्रा की थी? लुम्बिनी की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष पूर्ण होने पर बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा की और यहाँ एक स्तंभ स्थापित करवाकर उस पर एक लेख उत्कीर्ण करवाया। इस अवसर पर लुम्बिनी को बलि नामक कर से मुक्ति दी। बलि कर जो एक धार्मिक कर था, इस बलि नामक कर से मुक्ति दी तथा भाग जो भूमि कर था, इस भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार हम मौर्यकालीन से सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य कथन है। पहला कि मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन हेतु 6 समितियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन के लिए 6 समितियों का उल्लेख किया है, यह सही है। दूसरा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन 6 समितियों के अंदर प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रथम समिति नौसेना से संबंधित थी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। सेना का प्रधान अधिकारी सेनापति होता था और 6 समितियों में पहली नौसेना से, दूसरी युद्ध सामग्री, रसद और यातायात से संबंधित, तीसरी पैदल सेना से संबंधित, चौथी अश्व सेना से संबंधित, पांचवी गज सेना से संबंधित और छठी सेना जो रथ सेना से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कि कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया है, यह सही है। दूसरा कि मेगास्थनीज मौर्यकालीन नौसेना की भी चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज जो मौर्यकालीन नौसेना की चर्चा करते हैं, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि कौटिल्य ने सेना में ब्राह्मणों की संख्या अधिक रखने का सुझाव दिया था। तो कौटिल्य ने सेना में जो
ब्राह्मणों की संख्या अधिक रखने का सुझाव दिया था, ये बात है जो गलत है। क्यों? कौटिल्य ने कहा था कि ब्राह्मणों को सेना में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों को सेना में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि मौर्य सेना में चारों वर्णों और आठविक जनजातियों के लोग शामिल थे। मौर्य सेना में चारों वर्णों के और आठविक जनजातियों के लोग शामिल थे। ये बात भी सही है। तो असत्य होगा 6 नंबर ऑप्शन। कौटिल्य ने ब्राह्मणों को सेना में अधिक अधिक महत्व नहीं देते हुए कहा, क्योंकि वे शरण में आए शत्रु को माफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? कौन से अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उपधा परीक्षण होता था। मौर्य काल में उपधा परीक्षण किस लिए होता था? तो यह होता था मंत्री बनाने से पहले भली भांति जांच परख करने के लिए। मेगास्थनीज के विवरण में मेगास्थनीज के विवरण में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मेगास्थनीज के विवरण में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला है कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बताता है। भारतीय समाज के 7 वर्गों के बारे में बताता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह भी सही है। तीसरा है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। यह बात भी सत्य है। मेगास्थनीज के अनुसार लिपि का विकास भारत में नहीं हुआ था। तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में लिपि का विकास नहीं हुआ, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, भारत में दास प्रथा नहीं थी और भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। तो चारों ही कथन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौर्यकालीन स्तंभ शेर के शीर्ष वाले होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मौर्यकालीन स्तंभ है जो शेर के शीर्ष वाले हैं? तो कोल्हा स्तंभ, लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ, सांची स्तंभ और सारनाथ स्तंभ। चारों ही जो ये स्तंभ है ये शेर के शीर्ष वाले हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौर्यकालीन अभिलेख है जो अकाल राहत कार्यों के संबंध में सूचना देते हैं? कौन से मौर्यकालीन अभिलेख है जो अकाल राहत कार्यों के संबंध में सूचना देते हैं? तो यह देते हैं सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो वर्तमान बांग्लादेश में चूना पत्थर पर ब्राह्मी प्राकृत में लिखा एक अभिलेख है जिसमें अकाल राहत से संबंधित जानकारी है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि भी करता है। दूसरा सोहगोरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांस्य पत्र पर ब्राह्मी प्राकृत में उत्कीर्ण लेख में भी अकाल की स्थिति में उपयोग में लाए जाने वाले अनाज के भंडारों की जानकारी है। इसमें श्रावस्ती के महामात्र द्वारा मानवसित या मनवासी स्थान पर 2 कोष्ठागारों के दुर्भिक्ष के समय त्रिवेणी, मथुरा, दंचु, मोडमा, भल्लक के लिए अनाज वितरण के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के दूसरे वृहद शिलालेख में निम्न में से किन किन दक्षिण सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? अशोक के दूसरे वृहद शिलालेख में निम्न में से कौन कौन से दक्षिणी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? तो चोल, पांड्य, केरल और सत्यपुत्र, इन चारों का ही उल्लेख है। 2 नंबर ऑप्शन। इन चारों के अलावा ताम्रपर्णी का भी उल्लेख है। इसके अलावा 13वें वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एक राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में नहीं आया था? कौन सा व्यक्ति जो एक राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में नहीं आया था? तो वह था एरियन। मेगस्थनीज आया था, डायनोसियस आया था और डायमेकस भी आया था। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। डायनोसियस को मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा और डायमेकस को सीरिया शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के काल में अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख एक विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? कौन से मुगल बादशाह के काल में अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है जो एक
विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तो यह हुआ था फर्रुखसियर के काल में। फर्रुखसियर के समय में इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के शिकारगढ़ में लाया गया। शम्स ए सिराज अफीक में इसका विवरण तारीख ए फिरोज शाही में दिया गया है। फर्रुखसियर के शासनकाल में एक विस्फोट में यह क्षतिग्रस्त हो गया। 1867 में इसे पुनर्स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के विभागों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के विभागों को तीर्थ कहा गया है, तो यह सही है। दूसरा कि इसमें कुल 18 तीर्थ व उनके अधिकारियों का उल्लेख है। इसमें कुल 18 तीर्थ और उनके अधिकारियों का उल्लेख है, तो यह बात भी सही है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन निम्नलिखित अध्यक्षों और उनके विभागों को सुमेलित कीजिए। तो मौर्यकालीन अध्यक्ष और उनके विभाग दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कुप्या अध्यक्ष। कुप्या अध्यक्ष जो यह वन विभाग का अधिकारी होता था। कुप्या अध्यक्ष वन विभाग का अधिकारी। दूसरे नंबर पर है सीता अध्यक्ष, जो राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तीसरे नंबर पर है शून्य अध्यक्ष, जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। और चौथे नंबर पर है अक्सपटला अध्यक्ष। अक्सपटला अध्यक्ष जो महाल लेखाकार होता था, ऑडिट करने वाला। तो इसमें बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राटों के पास कितने पैदल सैनिक थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राटों के पास कितने पैदल सैनिक थे। तो मौर्य सम्राटों के पास जो 6 लाख पैदल सैनिक थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा पद्धति से जन्म लेने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो वह था बिंदुसार। बे नंबर ऑप्शन। बिंदुसार की माता, बिंदुसार की माता जो दुर्धरा थी, दुर्धरा जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बिंदुसार की माता दुर्धरा के विषपान के प्रभाव के कारण उसका प्रसव सिजेरियन तकनीक से करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में द्विज किसे कहा गया। द्विज किसे कहा गया, तो यह कहा गया चाणक्य को। पुराणों में कौटिल्य या चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज ऋषभ कहा गया है। हेमचंद्र की कृति अभिधान चिंतामणि में भी चाणक्य के अनेक नाम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य में राष्ट्रीय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था। मौर्य साम्राज्य में राष्ट्रीय शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था। तो राष्ट्रीय शब्द होता था प्रांतीय गवर्नर के लिए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सैन्य छावनियों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में सैन्य छावनियों का जो गुल्म कहा जाता था। गुल्म सैन्य छावनी वज्र पशुओं को प्राप्त करने, पशुओं से प्राप्त कर कुप्य कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला गांव और मासक जो तांबे का सिक्का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था। तो यह कहा था जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के करों का उल्लेख है। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। अशोक के रुमंदई अभिलेख में बलि और भाग 2 करों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में संग्रहण 10 गांव का जो संग्रह होता था, उसे संग्रहण कहा गया। 10 गांव के संग्रह को यानी कि संग्रहण को का मुख्य क्या कहलाता था। तो संग्रहण का मुख्य जो होता था उसे गोप कहा जाता था। गोप, बे नंबर ऑप्शन। गोप जो 10 गांव का मुखिया, ग्रामिक यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव का मुख्य होता था। स्थानिक, स्थानिक जो जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था। और नागरिक, नागरिक जो नगर शासन हेतु बनी सभा का मुखिया होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उपवास किसको कहा जाता था? उपवास किसे कहा गया? काश्तकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला सौराष्ट्र प्रांत यानी कि गुजरात का राज्यपाल है जो पुष्यगुप्त वैश्य था। चंद्रगुप्त अशोक के समय तुषाप था जिसने इससे इससे नहर निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ पर मौर्य उत्कीर्ण किया गया? मौर्य उत्कीर्ण कौन से स्तंभ पर किया गया? तो यह किया गया लोरिया नंदनगढ़ पर। लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरराज ये जो बिहार के चंपारण नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। वहीं दिल्ली टोपरा जो हरियाणा के यमुनानगर से मिला है। यह एकमात्र वृहत स्तंभ लेख पर है जिस पर सभी 7 राज आज्ञा जो सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के साथ दक्षिण भारत गए थे? तो दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य कौन से जैन संत के साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। वहीं 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि उपवास रखकर संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ पर सभी सातों वृहत स्तंभ लेख मिले? तो यह मिले दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर जो हरियाणा के यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर सातों लेख है। अन्य पर 6 लेख मिलते हैं। शम्स सिराज अफीक ने तारीख फिरोजशाही में दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दोनों स्तंभों का उल्लेख किया है। अफीक के अनुसार सैन्य अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक को ये स्तंभ टोपरा हरियाणा से और मेरठ है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। टोपरा से दिल्ली स्थानांतरण के चित्र एक अज्ञात लेखक की रचना सीरत ए फिरोज शाही में बनाए गए हैं। इसे सरकंडे और खालों में सावधानी पूर्वक लपेट कर 42 चक्कों वाले एक वाहन में यमुना तक लाया गया। फिर कई नावों के माध्यम से इसे दिल्ली लाया गया। अफी के अनुसार कुछ ब्राह्मणों ने शिलालेख की भाषा को पढ़ लेने का दावा किया। दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया और इसे मीनार ए जरीन अथवा स्वर्ण स्तंभ के नाम से जाना गया। मेरठ वाले शिलालेख को फिरोज शाह के उस शिकार महल अथवा शिकार महल में स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में अशोक की पाषाण पर बने चित्र के साथ रानियों अशोक अंकित है? निम्न में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में अशोक की पाषाण पर बने चित्र रानियों अंकित है? तो यह कंगनहली। कंगनहली कर्नाटक शिलालेख पर अशोक के चित्र व रानियों अशोक लिखा हुआ है। इसी प्रकार मास के अभिलेख में बुद्ध शाक्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार मौर्यों का शासन कितने वर्ष रहा? पुराणों के अनुसार मौर्यों का शासन रहा था 137 वर्ष। इसमें अशोक का शासन 37 वर्ष और पूरा मौर्य काल है जो 137 वर्ष। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में। मानसेहरा व शाहबाज गड्डी से प्राप्त अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में। एरीगुड्डी से प्राप्त अभिलेख में ब्राह्मी व ख्रोष्टी दोनों लिपि है। सर ए गुना अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख ग्रीक व अरेमाइक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था बृहदत्त। उससे मित्रशुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त बृहदत्त को हर्षचरित में प्रजा दुर्बल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में ललित पतन नामक नगर किसने बसाया था? तो यह नगर बसाया था अशोक के द्वारा। इसके अलावा राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पूर्व कहाँ का शासक था? मेगस्थनीज जो पाटलिपुत्र में नियुक्त होने से पहले कहाँ का शासक था? तो यह था अराकोसिया का शासक। 6 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की 1837-38 में। उसने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा। टर्नर ने सबसे पहले सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश में उल्लिखित पियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की पत्नी जिसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई। तो बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाने वाली अशोक की पत्नी कौन थी? तो वह थी तिस्या रक्षिता। तिस्या रक्षिता ने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई। वह कुणाल को अंधा करवा दिया, जो कि पद्मावती का पुत्र था। अशोक के अभिलेखों में एकमात्र रानी कारुवा की वह पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो वार्षिक ब्याज दर कितनी थी? तो यह थी 15%। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अशोक द्वारा अपनाई गई ब्राह्मण विरोधी नीतियों तथा मौर्यों के द्वारा दिए गए गैर ब्राह्मण संप्रदायों को संरक्षण के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह को ब्राह्मण क्रांति कहा था? कौन से विद्वान ने अशोक द्वारा अपनाई गई ब्राह्मण विरोधी नीतियों तथा मौर्य द्वारा दिए गए गैर ब्राह्मण संप्रदायों को संरक्षण के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह को ब्राह्मण क्रांति की संज्ञा दी थी? तो यह बात कही थी विद्वान हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? तो कौन कौन से कथन है जो अशोक के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है? तो सबसे पहला कथन है कि कुछ विद्वान ने अशोक की युद्ध विराम नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। तो कुछ विद्वानों ने जो अशोक की युद्ध विराम नीति थी इसे मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण माना, यह बात सही है। दूसरा कि अशोक ने अपनी सेना को कमजोर करने की बात अभिलेखों में कही है। तो अशोक ने अपनी सेना को कमजोर करने की बात किसी भी अभिलेख में नहीं कही है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अशोक ने मृत्युदंड पर रोक लगाती थी, तो मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि मृत्युदंड जारी था। तो 3 नंबर ऑप्शन भी गलत है। चौथा है कि अशोक ने अभिलेखों में उपद्रवी समुदाय को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। तो ये बात है जो सही है। उपद्रवी समुदायों को जो अभिलेखों के अंदर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है, तो 1 नंबर और 4 नंबर इसके सही होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। अशोक ने अपनी सेना को कमजोर करने की बात किसी भी अभिलेख में नहीं कही है। अशोक ने 13वें वृहद शिलालेख में उपद्रवी समुदायों को भुगतान पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अशोक ने मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस वृहद स्तंभ लेख पर अंग्रेजी में रियूबेन ब्रो 1792 में अंकित है? तो कौन से वृहद स्तंभ लेख पर अंग्रेजी में रियूबेन ब्रो 1792 में अंकित है? तो यह है लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर। लोरिया नंदनगढ़ पर अंकित है रूबेन अम्ब्रो। यह एक अंग्रेजी सर्वेक्षक व गणितज्ञ था जिसने 1792 में इस इलाके की यात्रा की थी। इसी पर औरंगजेब के काल का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1912-13 में डीवी स्पूनर ने कुम्भलहार पटना से शतरंज के शतरंज के बोर्ड के आधार पर व्यवस्थित 72 स्तंभों की खोज की। इन स्तंभों वाले कक्ष की तुलना उसने किससे की है? तो 1912-13 में डीवी स्पूनर ने कुम्भलहार पटना से शतरंज के बोर्ड के आधार पर व्यवस्थित 72 स्तंभों की खोज की थी। इन स्तंभों वाले कक्ष की तुलना उसने किससे की थी? तो यह की थी ईरान के डेरियस के सभागार पर्सिपोलिस से। 2 नंबर ऑप्शन। एल ए वाडेल ने 1892 से 99 के दौरान किए गए उत्खनन में सोन नदी पर स्थित रामपुर से लकड़ी की बनी एक ऐसी संरचना को देखा है जिसका प्रयोग संभवतः जेटी नाव को बांधने के लिए एक प्रकार का लंगर से किया जाता है। और वाडेल के द्वारा ही 1903 में कुम्भलहार पटना से एक स्तंभ का अवशेष ढूंढा गया। 1912-13 में डीवी स्पूनर ने वहां पर शतरंज के बोर्ड के आधार पर व्यवस्थित
72 स्तंभों की खोज की। बाद में एएस अल्तेकर और बी के मिस्र ने 8 अन्य स्तंभों की खोज की। कुल 80 स्तंभ मिले। स्पूनर ने इन स्तंभों वाले कक्ष की तुलना ईरान में स्थित डेरियस के प्रसिद्ध सभागार पर्सिपोलिस से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से किन पशु पक्षियों का अंकन नहीं है। अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से किन पशु पक्षियों का अंकन नहीं है, तो कौन से का अंकन नहीं है? सिंह का अंकन है, बेल का अंकन है, हाथी का अंकन है, घोड़े का अंकन है, मोर का अंकन है और हंस का अंकन है। तो इन सभी का जो अंकन है, नहीं अंकन नहीं है, तो इनमें से सारों का अंकन है, सभी का अंकन है। द नंबर ऑप्शन। अशोक के कई अभिलेखों से सिंह का अंकन है, जैसे वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा के शीर्ष पर एक सिंह है। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर 4 सिंह हैं। रामपुरवा के एक अन्य स्तंभ के शीर्ष पर बेल की आकृति है। सांची के स्तंभ के शीर्ष पर बने प्लेटफॉर्म पर हंसों का अंकन है। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चक्रों के पृथक किए गए बेल, हाथी, घोड़े और सिंह की आकृतियां हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मयूर की आकृति है, जिसे सर्वप्रथम ग्रूनवेडेल ने देखा था, जिसने इसे मौर्यों का राज चिन्ह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा बनवाए अधिकांश स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? तो ये अधिकांश स्तंभ बने हैं चुनार के बलुआ पत्थर से। 6 नंबर ऑप्शन। अशोक स्तंभों के आकार और आयामों में समानता देखने को मिलती है। सभी स्तंभों की सतह पर चमकदार व उत्कृष्ट पॉलिश की हुई है। स्तंभ का यष्टि भाग सजावट विहीन, चिकने व सपाट है और प्राय सभी स्तंभ चुनार के पत्थर से बने हैं। इन स्तंभों की सामान्य ऊंचाई 12 से 14 मीटर है। स्तंभों के शीर्ष उल्टे रखे कमल या घंटाघर बेल कैपिटल की तरह बने हैं। सबसे ऊपर पशुओं की प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस वृहद स्तंभ लेख पर 12वीं शताब्दी के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण है? अशोक के कौन से वृहद स्तंभ लेख पर 12वीं शताब्दी के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के 3 अभिलेख उत्कीर्ण है? तो यह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 13वीं व 16वीं शताब्दियों के संस्कृत व फारसी के लेख भी इस अभिलेख पर उत्कीर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागार्जुन की गुफाओं में किस मौर्य शासक के 3 दानात्मक अभिलेख मिले हैं? निम्नलिखित में से नागार्जुन की गुफाओं में किस मौर्य शासक के 3 दानात्मक अभिलेख मिले हैं? तो दशरथ। बराबर की पहाड़ियों में अशोक के 3 दानात्मक अभिलेख और नागार्जुनी पहाड़ियों में दशरथ द्वारा आजीवकों को दी गई 3 गुफाओं के दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यहाँ कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तारीकरण किया है? कौन से अभिलेख में उल्लेख है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तारीकरण किया है? तो निगाली सागर। बे नंबर ऑप्शन। निगाली सागर नेपाल। निगाली सागर और रुमनदेही के स्तंभ फ्यूरर द्वारा खोजे गए। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने निगाली सागर में स्तूप का आकार बढ़वाया लगभग 2 गुना और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आकर एक स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर लेख उत्कीर्ण किया गया। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अपनी नेपाल यात्रा के दौरान अशोक अपनी पुत्री चारुमती को साथ ले गया था। यही चारुमती का विवाह देवपाल के साथ हुआ और वे नेपाल में ही रह गई। देवपाल ने वहां देवी पाटन नामक नगर बसाया और देवपतनम स्तूप भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देऊर कोठार का मौर्यकालीन स्तूप किस राज्य में स्थित है? देऊर कोठार का मौर्यकालीन स्तूप है जो कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देऊर कोठार में टोंस काठी 1982 में फणिकांत मिश्र के द्वारा खोजा गया। यहाँ स्तूप और ब्राह्मी में 6 पंक्तियों के एक लेख पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर
एक विशाल हाथी की मूर्ति स्थापित है? किस मौर्य कालीन स्तंभ के शीर्ष पर है जो एक विशाल हाथी की मूर्ति स्थापित है? तो संकिसा के स्तंभ पर, संकिसा जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख कैप्टन बट द्वारा खोजा गया? कौन सा अभिलेख है जो कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया और उसमें 7 बौद्ध पुस्तकों की सूची दी गई है? तो वह कौन सा अभिलेख है? तो वह अभिलेख है बेराट का अभिलेख। बेराट अभिलेख ए नंबर ऑप्शन। बेराट या बहाबरू अभिलेख में बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख है। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची दी गई है। अशोक के बौद्ध होने का स्पष्ट और प्रबल प्रमाण इसी अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा रूपनाथ मध्य प्रदेश और मैसूर के ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख में भी अशोक के संघ की शरण में जाने की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो दिव्यावदान के अनुसार जो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बाल पंडित ने। दीपवंश व महावंश के अनुसार न्योग्रोथ या न्यग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जबकि दिव्यावदान व हवेंसांग के अनुसार बाल पंडित के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख ब्रुष्टोफेदन या हलावत शैली में लिखा गया है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो ब्रुष्टोफेदन या हलावत शैली में लिखा गया है? तो एरागुडी का लघु शिलालेख। एरागुडी का लघु शिलालेख हलावर्त शैली ब्रुष्टोफेदन या बलिवर्द यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, जिस प्रकार उर्दू में लिखा जाता है दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, उसी प्रकार उसी को ब्रुष्टोफेदन या बलिवर्द कहा गया। एरागुडी का लघु शिलालेख जो इसी शैली के अंदर लिखा गया है। ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग में धौली व जोगड़ से मिलने वाले अशोक के दोनों पृथक लेख किस स्थान से मिले? तो ये मिले सन्नति से। सन्नति लघु शिलालेख चंद्रलामा मंदिर गुलबर्गा कर्नाटक से मिले अशोक के लघु शिलालेख पर अशोक का 12वां व 14वां शिलालेख तथा कलिंग के दोनों पृथक लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक के काल में नहीं बनाई गई? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो अशोक के काल की नहीं है? तो सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा और विष्णु झोंपड़ी गुफा। ये तीनों गुफाएं हैं जो अशोक के काल के है। वहीं लोमर्स ऋषि की गुफा, लोमर्स ऋषि की जो गुफा है यह गुफा अशोक के काल की नहीं है। बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए लोमर्स ऋषि गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। सुदामा, विष्णु झोंपड़ी व कर्ण चौपड़ गुफा अशोक ने आजीवकों के लिए क्रमशः राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, दूसरी भी 12वें वर्ष और तीसरी जो कर्ण चौपड़ है यह 19वें वर्ष बनवाई थी। दशरथ ने राज्याभिषेक के समय नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ लेख पर कुल कितने सिंह बने हुए हैं? तो सारनाथ जो स्तंभ लेख है इस पर कुल कितने सिंह बने हुए हैं? तो इस पर बने हुए 4 सिंह हैं, सॉरी 5 सिंह हैं। इस पर बने हुए तो टोटल 5 सिंह बने हुए हैं। द नंबर ऑप्शन। 4 सिंह ऊपर के हिस्से में एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। उसके नीचे नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। तो इस प्रकार टोटल 5 सिंह हो गए। चार चार सिंह जो ऊपर के हिस्से में एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और एक सिंह जो इनके नीचे हैं, जिनके बीच में चक्र बने हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा गया सत्यमेव जयते लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त एक मौर्यकालीन लेख विहीन स्तंभ के शीर्ष पर बेल बना हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त एक मौर्यकालीन लेख विहीन स्तंभ के शीर्ष पर बेल बना हुआ है? तो रामपुरवा, बे नंबर ऑप्शन। इन चारों ही स्थानों से लेख विहीन स्तंभ मिले हैं। रामपुरवा बिहार से मिले स्तंभ के शीर्ष पर बेल है। संकिसा से मिले स्तंभ पर हाथी
कोल्हुआ बसाड़ के शीर्ष पर सिंह है। इसके अलावा भी अशोक के रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ से मिले वृहद लेखों वाले स्तंभों पर सिंह का अंकन है। सारनाथ व सांची स्तंभों पर भी सिंहों का अंकन है। सारनाथ के महाधर्म चक्र स्तंभ पर हाथी, सिंह, घोड़ा और वृषभ का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है? तो महावंश को। ए नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य को महावंश में सकल जम्बू द्वीप स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का प्रमुख होता था। गुप्तचरों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? महामात्य परसप। महामात्य परसप जो गुप्तचरों का प्रमुख होता था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। इसका प्रमुख प्रदेष्टा होता था। धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय था। इसका प्रमुख व्यवहारिक होता था। निष्ठार्थ सर्वाधिक अधिकारों वाला राजदूत, परिमितार्थ सीमित अधिकारों या उद्देश्यों वाला राजदूत और परहीनक जो चराई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उद्यक भाग क्या था? मौर्य काल में उद्यक भाग क्या था? तो यह एक सिंचाई कर था। उद्यक भाग सिंचाई कर, हिरण्य, नगद कर, परण्य, आपातकालीन कर, वर्तनी, सड़क कर, तरदेय, पुल से गुजरने का कर, प्रवेश आयात कर 20%, निष्क्राम्य निर्यात कर, चोर रज्जु, चौकीदारी कर, सेतु कर, फल फूल व सब्जियों पर लगा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षिणी की चोरी चामर पकड़े आदमकद मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्षिणी की चोरी चामर पकड़े आदमकद मौर्यकालीन मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मिली है दीदारगंज से। दीदारगंज तो पटना का क्षेत्र है। बे नंबर ऑप्शन। दीदारगंज पटना से 1917 में गंगा के किनारे कीचड़ से प्राप्त 5 फुट 2 इंच की बलुआ पत्थर की यक्षिणी की एक मूर्ति मौर्य काल का अद्भुत नमूना है। इसके दाएं हाथ में चोरी पकड़ी हुई है और बायां हाथ टूटा हुआ है। गले में पहना हार पेट तक लटका हुआ है। इसके पैरों में भी आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो इन 4 कथनों में से कलिंग युद्ध से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि यह युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। यह युद्ध जो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था तो यह सत्य है। इसका उल्लेख 13वें वृद्ध शिलालेख में हुआ है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए, वह 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, यह बात भी सत्य है। यह युद्ध आधुनिक उड़ीसा में हुआ था, तो यह बात भी सत्य है। चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेख में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया? कौन से लेख के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया? तो प्लूटार्क। स्टेबो, मेगास्थनीज, जस्टिन व एरियन ने सेंड्रोकोटस का। प्लूटार्क ने ही बताया कि एंड्रोकोटस नंदों के विरुद्ध सहायता लेकर अलेक्जेंडर से मिला था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना होने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। द नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त के काल में पुष्यगुप्त वैश्य, अशोक के काल में तुषाप, स्कंदगुप्त के काल में पर्णदत्त और रुद्रदमन के काल में सुविशाख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियदर्शी की पाली में लिखे ग्रंथ दीपवंश के आधार पर सम्राट अशोक के रूप में पहचान किसने की? प्रियदर्शी की पाली में लिखे गए ग्रंथ दीपवंश के आधार पर सम्राट अशोक के रूप में पहचान किसने की थी? तो यह की थी जॉर्ज टर्नर ने। ए नंबर। जॉर्ज टर्नर श्रीलंका सिविल सेवा में अधिकारी थे जिन्होंने दीपवंश के आधार पर प्रियदर्शी की राजा अशोक के रूप में पहचान सुनिश्चित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कोट रूप कारक किसे कहा था? तो कोट रूप कारक कहा था जाली सिक्के जारी करने वाले को।
6 नंबर ऑप्शन। पंचमार्क या आहत सिक्के। पंचमार्क या आहत सिक्कों में सर्वाधिक प्रचलित चांदी के आहत सिक्के या लांछन युक्त कारसापण थे। बौद्ध जातकों में इसे कहापन कहा गया। इन सिक्कों पर एक एक करके जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें कौटिल्य ने रूप कहा है। कौटिल्य चांदी का मानक कारसापण 32 रति या 56 से 58 ग्रेन होता है। कारसापण और माप चांदी के अलावा तांबे के भी बनते थे। कौटिल्य ने आहत की हुई रजत मुद्रा को रूप रूप्य कहा। मुद्रा अधिकारी को लक्षणा, अध्यक्ष और लांछनों की जांच करने वाले को रूप दशक कहा है। पतंजलि ने कारसपन की जांच जांच करने वाले को रूप तर्क कहा है। उत्तर प्रदेश के पेला गांव में पंचमार्क सिक्कों की बड़ी निधि प्राप्त हुई है। उसके सिक्के 24 रत्ती के थे, जबकि बाद के सिक्के 5 चिन्हों वाले मानक कारसपन 32 रत्ती के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं। तो कौन से स्थान से अशोक के जो पृथक शिलालेख मिले हैं? तो धौली से, जोगड़ से और सन्नति से। 1, 2 और 3। धौली और जोगड़ से जो यहाँ से 11वां, 12वां और 13वां पंक्ति का शिलालेख नहीं मिला है, उसके स्थान पर दो अलग लेख मिले थे जिन्हें कलिंग प्रज्ञप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के कौन से वृहद शिलालेख का लेख एक कटोरे पर भी उत्कीर्ण मिला है? कौन से वृहद शिलालेख का लेख है जो एक कटोरे पर भी उत्कीर्ण मिला है? तो यह मिला है 7वें वृहद शिलालेख का लेख। शाहबाज गढ़ी से अशोक के 7वें वृहद शिलालेख का लेख कटोरे पर उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक कहता है कि मेरी बुद्ध धम्म और संघ में गहरी आस्था है? कौन से अभिलेख में अशोक ने कहा कि मेरी बुद्ध धम्म और संघ में गहरी आस्था है? तो भाब्रू शिलालेख में। पुराणों के अनुसार अशोक ने कितने वर्ष शासन किया था? पुराणों के अनुसार अशोक ने कितने वर्ष शासन किया? 37 वर्षों तक। और कुल मौर्य साम्राज्य ने जो 137 वर्ष शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अशोक को शिव का उपासक बताया? अशोक को शिव का उपासक कौन सी पुस्तक में बताया? तो यह बताया कल्हण की राजतरंगिणी में। द नंबर ऑप्शन। अशोक की पत्नियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक की पत्नियों के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि अशोक की पहली पत्नी महादेवी थी, जो कि विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। तो अशोक की जो पहली पत्नी थी वह महादेवी थी, जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। यह बात सही है। अशोक की पत्नी कारुवांकी ने तीवर को जन्म दिया था। तो यह बात भी सही है। इनका ही सिर्फ अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। अशोक की पत्नी तारुवाकी और तेवर का है जो सिर्फ उन अभिलेखों के अंदर वर्णन मिलता है। अशोक की पत्नी तीसरा रक्षिता ने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। तो अशोक की पत्नी तीसरा रक्षिता ने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी और इसी तीसरा रक्षिता ने अशोक के पुत्र कुणाल को जो अंधा करवाया था। तो 6 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा कि चौथा कि अशोक की पत्नी चारुमती ने कुणाल को जन्म दिया था। तो चारुमती जो अशोक की पत्नी नहीं बल्कि चारुमती अशोक की पुत्री थी। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें सही नहीं है पूछा तो द नंबर। चारुमती अशोक की पुत्री थी। कुणाल की मां पद्मावती थी। एक अन्य रानी असंधि मित्रा थी, जो कि महिषी पटरानी थी। इसकी मृत्यु के बाद तीसरा रक्षित है जो महान महिषी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से स्तंभ लेख में कहता है कि अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में मैंने जीववध निषेध किया है? तो कौन से स्तंभ लेख के अंदर अशोक ने घोषणा की कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जीववध निषेध किया था? तो यह कहता है 5वें वृहद शिलालेख में। पंचम वृहद जो स्तंभ लेख है इसके अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। पंचम वृहद शिलालेख में ही 26 वर्षों में 25 बार कैदियों की रिहाई का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने सत्ता प्राप्ति व विधिवत राज्याभिषेक के लिए कितने वर्ष संघर्ष किया था? तो 4 वर्ष। बिंदुसार की मृत्यु
के बाद 273 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक संघर्ष में बिताने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमचंद्र राय चौधरी ने मौर्यों के पतन का प्रमुख कारण क्या माना था? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने प्रमुख कारण कौन सा माना था? तो उन्होंने माना था अशोक की अहिंसा व शांति की नीति। अशोक की अहिंसा व शांति की नीति है जो मौर्यों का पतन का कारण हेमचंद्र राय चौधरी ने माना था। अशोक की अहिंसा की नीति हेमचंद्र राय चौधरी। भंडारकर ने धम्म नीति को प्रमुख पतन का कारण माना। प्रशासन का अति केंद्रीकरण स्वरूप व राष्ट्र संकल्पना का अभाव है जो यह रोमिला थापर ने कहा था। वित्तीय दुर्बलता मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बताया डीडी कौशाम्बी ने। अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति है जो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बताया था हरप्रसाद शास्त्री ने। इसके अलावा डी एन झा ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया था निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी निहार रंजन रे ने। बताया था कि विदेशी विचार अपनाना और जिसे जनता ने विद्रोह किया उसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई है? अशोक ने कितनी रातें जो धम्म यात्रा में बिताई है? तो 256 रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वरहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की थी। बाण भट्ट ने वरहदत्त को प्रजा दुर्बल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में प्रथम श्रेणी के अमात्य का वेतन कितना था? मौर्य काल में प्रथम श्रेणी के अमात्य का वेतन कितना था? तो यह था 48,000 पण। 48,000 पण। मंत्री या प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज का जो था 24,000 पण है जो दोवारी का राजप्रसाद का रक्षक था। अंतर्विशक, रनिवास का रक्षक, प्रशास्त, शस्त्रास्त्रों का प्रधान अधिकारी, समाहर्त जो प्रधान कलेक्टर, सन्निधार्थ प्रधान कोषाध्यक्ष का वेतन होता था। 12,000 पण जो पूर्व व्यवहारिक नगर का मुख्य, कार्मातिक, कृषि व वन प्रदेशों का निरीक्षक, मंत्री परिषद के सदस्य, राष्ट्रपाल, प्रांतों के शासक, अंतपाल, सीमांत प्रदेशों के रक्षक, अश्व सेना का सेनापति, पैदल सेना का सेनापति, 80 सैनिकों के रिसाले का सेनापति। इनका जो वेतन होता था वह होता था 12,000। 8,000 पण वेतन। 8,000 पण वेतन है जो यह श्रेणियों के अध्यक्षों का, प्रदेशों का, हाथियों, रथों व घोड़ों की देखभाल करने वाले मुख्य अधिकारियों का होता था। 4,000 पण वेतन है जो पैदल सैनिकों का, छोड़ो रथों व हाथियों के निरीक्षकों का, घोड़ों, रथों व हाथियों के निरीक्षकों का। 2,000 पण वेतन है जो रथिक, वर्धिक जो सेना का बढ़ई या मिस्त्री होता था और चिकित्सकों का। 1,000 पण वेतन कार्मातिक जो भविष्य विचारने वाले थे, नैमितिक राशिफल बताने वाले, ज्योतिष, सूत यानी कि सारथी, मागध यानी कि चारण या गवे और सभी विभागों के अध्यक्षों का वेतन जो 1,000 पण होता था। 500 पण वेतन पैदल सैनिक, क्लर्क, शिल्पकार और संगीत निर्देशकों का। 250 पण वेतन कवये का। 120 पण वेतन कुशल शिल्पकार का। 60 पण वेतन गोपालक का, श्रमिक या विष्टि का और परिचारक का। 20 पण वेतन 100 योजन दूरी तक संदेश ले जाने वाले का। 10 पण वेतन है जो 10 योजन दूरी तक संदेश ले जाने वाले के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक चाणक्य और नंदों के मंत्री राक्षस के बीच संघर्ष पर आधारित है? तो कौन से नाटक का कथानक है जो चाणक्य और नंदों का जो मंत्री था राक्षस है उनके बीच संघर्ष पर आधारित है? तो मुद्रा राक्षस। 6 नंबर ऑप्शन। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन जैसी रचनाओं के द्वारा चंद्रगुप्त का संबंध जैन धर्म से बतलाया गया है। विशाखदत्त द्वारा 5वीं-6वीं सदी में लिखे गए ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का कथानक चंद्रगुप्त के चाणक्य नाम के मंत्री और नंद सम्राट के मंत्री राक्षस के बीच हुए
संघर्षों के इर्द गिर्द घूमता है। चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत महावंश तथा उस पर लिखी गई 10वीं शताब्दी की अ, वस्त कपकासिनी नामक टीका में संरक्षित है। चंद्रगुप्त की जानकारी मिलिंद पर्सन या मिलिंद है तथा महाभाष्य में उपलब्ध है। तमिल कवि ममुलनार की कविता में मौर्यों के दक्षिणावर्ती विस्तार की परोक्ष रूप से चर्चा की गई है। कुमार संभव कालिदास की रचना पद्म प्रभृत शूद्रक चंड कौशिक जो छमेश्वर की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। यह नाटक नंदों के अंतिम शासक घनानंद के शासन के अंत व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना मगध में के राज दरबार में सह और मात के खेल में चाणक्य की भूमिका की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य या चाणक्य को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना इटली के निकोलो मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंदी बाग किस प्राचीन स्थल का हिस्सा है? बुलंदी बाग जो कौन से प्राचीन स्थल का हिस्सा है? तो पाटलिपुत्र का। ए नंबर ऑप्शन। बुलंदी बाग व कुम्भलहार से मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र क्षेत्र में यही अशोक का लकड़ी से बना महल स्थित है। दुर्ग की चार दीवारी में भी लकड़ी के प्रयोग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो पुस्तक है यह स्ट्रेबो की है, यह सही है। दूसरा एनाबेसिस ऑफ सिकंदर, एनाबेसिस ऑफ सिकंदर जो पुस्तक है यह एरियन की है, यह भी सत्य है। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो डियोडोरस की नहीं है, नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी द एडलर अर्थात प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, तो 6 नंबर इसका असुमेलित होगा। द नंबर अभी कि द पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स, द पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स यह पुस्तक है जो क्लासिकल एलियंस की है, यह बात भी सही है। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो असुमेलित होगा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी द एडलर की पुस्तक है। ज्योग्राफी नामक एक प्रसिद्ध बुक टोलेमी ने भी लिखी है। एनाबेसिस नामक एक प्रसिद्ध किताब है जो जेनोफोन के द्वारा भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, किसने लिखा है कि भारत में लिखने की कला का विकास नहीं हुआ है? भारत में लिखने की कला का विकास नहीं हुआ है। वे मिश्रित धातु नहीं बना सकते। वे ये यज्ञ जैसे अवसरों को छोड़कर मदिरा का सेवन भी नहीं करते। तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी स्ट्रेबो ने। उपरोक्त कथन स्ट्रेबो का है। आर्यन ने लिखा कि भारतीय न तो उधार लेते हैं न ही सूद पर धन लेते हैं। मैगस्थनीज का एक कथन है कि भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और न किसी का बुरा सहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक बौद्ध धर्म का, यहाँ जो दो कथन दे रखे हैं इनमें से बताना कि कौन सा सही और गलत है। पहला कि अशोक बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था और उसने उसके धर्म के अधिकतर बातों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो अशोक बौद्ध धर्म का उपासक बना और अशोक ने जो धर्म चलाया था इसके अधिकतर बातों पर जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो ये बात है जो बिल्कुल सही है। दूसरा कि अशोक ने अपने धर्म में दूसरे धर्मों के विचारों को समाहित नहीं किया ये बात है जो गलत है, क्योंकि अशोक ने अपने धर्म में सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया था। हालांकि उसमें अधिकतर बातें जो बौद्ध धर्म की थी लेकिन उसने सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया था। तो कारण आर है जो गलत होगा। तो ए सही है और आर गलत है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो अशोक ने
युद्ध नीति का त्याग कर दिया था, यह बात सही है। दूसरा कि अशोक ने धम्म विजय की नीति शुरू करते ही अपनी सेना को भंग कर दिया था। तो धम्म विजय की नीति शुरू करने के बाद अपनी सेना को भंग नहीं किया था। सेना पहले की तरह ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित सेना थी। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अशोक के काल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अशोक के काल के बाद जो मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, धम्म संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म जो संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूप है, तो ये बात भी सही है। तो असत्य कथन पूछा है, बे नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। इसी के साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये जो मौर्य काल का चैप्टर है, इसके अंदर टोटल 243 क्वेश्चन है। तो इन 243 क्वेश्चनों में से 126 जो क्वेश्चन है वो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो हम कल की क्लास में इसके पार्ट 2 के अंदर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।